नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। आज मार्केट ने काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी दी। आज मार्केट ने वो किया जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल उसको करना चाहिए था। कल हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट रिकवरी देगा, वो रिकवरी कल आ जाती, लेकिन इजराइल से जो बयान आया उस चक्कर में रिकवरी कल कंटिन्यू नहीं हो पाई और वहाँ से बहुत मतलब क्रैश कर गया मार्केट। आज मॉर्निंग में वापस से वही हाल था। आज मॉर्निंग में तो अगेन कुछ इवेंट हुआ था, उस वजह से मार्केट क्रैश करने के ही मूड में था। बट देन थोड़े क्लैरिफिकेशंस आए, उसके बाद मार्केट ने वापसी की चाल चली। मुझे लगता है मार्केट ने रिकवरी तो दी है, लेकिन मेरे हिसाब से आज भी ट्रेडर्स ने थोड़ा लॉस बनाया होगा, क्योंकि आज ही मार्केट ने जो एक्सपेक्टेशन थी उसके उलट मूवमेंट किया है। पूरी बात करते हैं, पूरा डिस्कशन समझाता हूँ मैं आप लोगों को आज क्या हुआ है। तो आज मॉर्निंग में जब निफ्टी स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब मार्केट ओपन नहीं हुआ था, उससे पहले एक न्यूज़ आ गई कि इजराइल ने करीब ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स कर दिए हैं किसी एक एयरपोर्ट के आसपास इसके ईरान में। नाउ द प्रॉब्लम दैट हैपेंड वाज कि जैसे ये खबर आई तो निफ्टी गैप डाउन दिखाने लग गया। गिफ्ट निफ्टी ने शो कर दिया कि गैप डाउन होएगा, काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन होगा, 200 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखाने लग गया। एंड मार्केट में पैनिक फैलना ही था, वो फैला ही। तो मार्केट में पैनिक फैला, मार्केट ओपन हुआ 21,861 पे, काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन। वहाँ से वापस और नीचे की यात्रा करी, 21,777 के आसपास तक चला गया। तो मतलब 22,000 तो बहुत दूर रह गया, 22,000 तो करीब 250 पॉइंट दूर रह गया था। ऐसी हालत हो गई थी एक बार मार्केट की। और वहाँ से फिर मार्केट रिकवर हुआ, मतलब पर लेकिन ये पहले जो 2 घंटे की कहानी थी ना, वो 9:15 से लेकर 11:15 के बीच में, वहाँ पे मार्केट इसी के आसपास घूम रहा था, 21,800 21,900 के आसपास घूम रहा था और 21,700 तक जाके आ गया था। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि ट्रेडर्स ने लॉस बनाया होगा, वो पहले 2 घंटे में बना लिया होगा, क्योंकि पहले 2 घंटे में ट्रेडर्स आ गए होंगे और शॉर्ट पोजीशंस ले लेके। बहुत सारे ट्रेडर्स ने क्या किया होगा कि आज ऑलरेडी मार्केट में न्यूज़ थी, आज मार्केट में पैनिक था एंड न्यूज़ आई थी, इजराइल वाली न्यूज़ आई थी ड्रोन अटैक्स की। तो बहुत लोगों ने पुट्स खरीद लिए होंगे या फिर एक तरह से शॉर्ट पोजीशंस बना ली होंगी। लेकिन उसके बाद ईरान से क्लैरिफिकेशन आया, उन्होंने बोला कि जो भी था वो हो गया, बट एंड देन अभी उसके अलावा एडिशनल कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड वो मिसाइल अटैक्स नहीं थे, वो सिंपल ड्रोन अटैक्स थे, या ड्रोन भी अटैक्स नहीं थे मेरे ख्याल से, कुछ रैंडम इनको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख गए थे जिनको इन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम के थ्रू मार गिराया। बट कुछ भी आगे एस्केलेशन नहीं हुआ, ना इजराइल की तरफ से हुआ ना ईरान की तरफ से हुआ। तो जैसे जैसे मार्केट में ये न्यूज़ आने लगी कि भाई कुछ भी आगे अब कुछ नहीं हो रहा है, कोई एस्केलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब शांति है, वैसे वैसे मार्केट रिकवरी लेने लगा। और मार्केट ने रिकवरी इतनी शानदार ली कि 11:15 के बाद अगले 1-1.5 घंटे के अंदर 22,000 क्रॉस कर गया और उसके बाद रुका नहीं। मतलब 22,000 बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। कल हमने बात की थी ऑप्शन चेन के हिसाब से भी, बहुत सारे लोग बैठे थे, मतलब बहुत सारे पुट राइटर्स भी बैठे थे 22,000 के लेवल पे, लेकिन कुछ नहीं, मतलब 22,000 क्रॉस किया और 22,000 को इतना कन्विंसिंगली क्रॉस किया कि जो लोग पुट की पोजीशन में बैठे थे, पुट राइटर्स बैठे थे, उनको भी शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी, उन्हें अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पड़ा। और उसके चक्कर में और तेज लॉन्ग पोजीशंस बनी, विच एंडेड अप की 22,100 के भी ऊपर चला गया और एंड होता 22,149 के आसपास क्लोज हुआ, मतलब 150 क्रॉस कर गया एक तरह से, ऐसे मान के चलिए। तो मतलब गज़ब की जो मतलब कम्प्लीटली ऐसे मानेंगे कि न्यूज़ ओरिएंटेड डे था, जिससे होती है कि न्यूज़ के बेस पे और सेंटीमेंट्स के बेस पे पूरा मार्केट घूम रहा था। जैसे ही न्यूज़ खराब आई वैसे ही मार्केट बुरी तरह क्रम्बल किया, एंड जैसे ही न्यूज़ अच्छी आने लगी वैसे ही मार्केट ने वापस रिकवरी दिखा दी। तो मतलब लोगों को केवल ये इंतज़ार है कि एक बार जैसे ही ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर थोड़ी कंट्रोल में आ जाए, थोड़ा सा उनको ऐसा लग जाए कि इसमें अब कोई पैनिक नहीं है, तो मार्केट वापस से 23,000 को तैयार हो जाएगा। हालांकि अभी हम लोग ये नहीं मान सकते, क्योंकि इजराइल ने कल ही बहुत स्ट्रिक्ट बयान दिया है। आज उन्होंने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। तो अभी एकदम से कोई भी भारी पोजीशन और ना तो लॉन्ग करें ना शॉर्ट करें, कोई बड़ी पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें। मार्केट को वॉच करें और थोड़े छोटे पोजीशन बनाएं, जहाँ भी आपको लग रहा है ना स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ रहे हैं, जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उन स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाते रहें, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं एज़ कम्पेयर टू मेकिंग पोजीशंस इन इंडेक्सेस, मेकिंग पोजीशंस इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप एंड रिस्की स्टॉक्स, वो भी ना करें। तो एक तो कहानी ये रही। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम था कि पहले गैप डाउन हुआ एंड देन वहाँ से रिकवरी शुरू हुई। वही पहले 11:15 बजे तक कम रिकवरी थी, उसके बाद बहुत तेज़ रिकवरी हुई। ऑलमोस्ट 48,000 के लिए तैयार हो गया है अभी, मतलब 47,000 के आसपास, मतलब 47,700 के आसपास मेरे हिसाब से ट्रेड कर रहा है अभी, और आराम से 48,000 की तैयारी कर लिया है। तो बट 48,000 पे भी काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है, तो 48,000 पे मुझे लगता नहीं कि इतना ईजिली तोड़ेगा, बट देखते हैं। वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है अभी बैंक निफ्टी के अंदर भी। बैंक निफ्टी में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है वो है HDFC बैंक का चल जाना, क्योंकि HDFC बैंक बहुत ही तेज़ी से लीड कर रहा है। हम लोगों ने परसों भी बात की थी, परसों मतलब ट्यूसडे को बात की थी, एक दिन तो मार्केट बंद था बीच में। तो ट्यूसडे को जो हमने कहा था, मैंने यही बोला था कि HDFC बैंक ने बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है और HDFC बैंक का रिजल्ट भी आने वाला है, तो मोमेंटम दिखाया, उससे पोजीशंस बनाने की कोशिश की जा सकती है। एंड देन कल जो पैनिक हुआ, कल के पैनिक में तो HDFC
बैंक भी नीचे गया तो वो तो कल तो पैनिक आना ही था, कल तो डाउन गया, लेकिन कल डाउन हुआ तब भी उससे पहले वाले दिन के डाउन को तोड़ नहीं पाया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेरिशनेस नहीं आई थी एचडीएफसी बैंक में। और जो अगर आज की आप कैंडल देखेंगे तो आज की कैंडल तो बहुत ही शानदार बनी है, बहुत अच्छा खासा मोमेंटम है। कल एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है, मेरी ये उम्मीद है कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आई थिंक अब तक जितनी बड़ी कंपनियों का रिजल्ट आया है उन सब के कंपैरिजन में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का अमंग द बेस्ट रिजल्ट आएगा आपकी बार। और ये मतलब ऑलमोस्ट गैप अप ओपनिंग के लिए तैयार हो रहा है एचडीएफसी बैंक, मेरा ये मानना है। देखते हैं बाकी कल क्या होता है। तो कल हम एचडीएफसी बैंक की स्पेसिफिकली चर्चा भी करेंगे इसके रिजल्ट्स के बारे में। बट मुझे लग रहा है कि जिन्होंने आज पोजीशंस बना ली होगी एचडीएफसी बैंक में, आज कंफर्मेशन से ही आ गया था, मतलब आज कंफर्मेशन के आज के जो कैंडल्स थी उसके बाद कंफर्मेशन का वेट करने की जरूरत लगी नहीं मेरे को। मेरे हिसाब से आज पोजीशंस बनाने के लिए बहुत अच्छा दिन था एचडीएफसी बैंक में। अगर कल रिजल्ट अच्छा आता है तो मंडे को तैयार रहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक पूरे निफ्टी को खींचने की ताकत रखता है, प्लस वन बैंक निफ्टी को भी खींचने की ताकत रखता है। तो अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो दोनों इवन इंडेक्स भी खूब तेज भागेंगे, प्लस एचडीएफसी बैंक अकेला तो भागेगा ही। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सेक्टर भी देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो उसमें बड़े बड़े स्टॉक्स अब चलने लगे हैं, एसबीआई वापस चलने लगा है, कोटक वापस चलने लगा है। तो शायद ऐसा है कि इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, मेरे ख्याल से बैंक्स के लिए अच्छे आने चाहिए। बैंक्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़। आईटी की बात करेंगे तो आईटी जैसे क्रम्बल कर रहा है। आज विप्रो के रिजल्ट्स आए तो विप्रो ने भी कोई बहुत खासा इंप्रेस किया नहीं। विप्रो ने भी थोड़ा 3% का EBITDA लॉस दिखाया है, मतलब लॉस तो नहीं दिखाया बट डिक्लाइन दिखाया है ईयर ऑन ईयर। 8% का जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन दिखाया है ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर तो नंबर्स बहुत खासे अच्छे नहीं हैं। QOQ अगर आप देखेंगे तो शायद मेरे हिसाब से फ्लैट ठीक ठाक नंबर आए हैं QOQ। बट विप्रो में पैनिक इसलिए नहीं मचेगा क्योंकि विप्रो का जो एक्सपेक्टेशन थी, जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी रिसेंटली जो निकालती है मनी कंट्रोल वगैरह, जो भी ब्रोकरेज हाउस निकालती है, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आया है नंबर। तो उन्हें पहले से एक्सपेक्टेड था कि ये अंडर परफॉर्म करेगा, और इसलिए जो नंबर्स आए हैं वो ऑलरेडी जो रेट्स होती है ना, जो मार्केट स्टॉक मार्केट में जिस रेट पे लिस्ट हो रखा है या जिस रेट पे अभी ट्रेड कर रहा है उसके अंदर डिस्काउंट कर ली जाती है ऑलरेडी। तो बेसिकली आप लोग अगर पहले से सोच के चल रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो वो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस आपने पहले ही नीचे डाल दी होगी। तो जब रिजल्ट आने के बाद अब अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आए रिजल्ट, तो अब इसमें फर्दर गैप डाउन की चांसेस कम है, थोड़ा बहुत मामूली डिक्लाइन हो तो हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी तरह क्रम्बल करेगा। जो हम लोग इन्फोसिस के हिसाब से सोच रहे थे कि इन्फोसिस में शायद पैनिक मच सकता है, वो हाल मुझे विप्रो में नहीं दिख रहा। इन्फोसिस में भी हालांकि पैनिक नहीं मचा। इन्फोसिस का कुछ ऐसा है कि आज लग रहा था कि बहुत पैनिक होगा, लेकिन शायद इन्फोसिस को सपोर्ट मिल गया, थोड़ा जो अच्छी न्यूज़ आई उसका सपोर्ट मिल गया। तो इन्फोसिस में जितनी उम्मीद थी कि बहुत बुरी तरह गिरेगा उतनी बुरी तरह गिरा नहीं। तो उसका भी एक कारण ये भी होता है कि इन्फोसिस भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है ऑलरेडी, रिकवरी देने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा था बहुत टाइम से। तो ऐसा हो सकता है कि सिंस वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो वो और नीचे नहीं गिर पाया। आज इस बार तो रिजल्ट्स का कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगर आप बजाज ऑटो की बात करेंगे, कल हमने बात की थी बजाज ऑटो के अमंग द गुड मतलब बेस्ट रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी हर चीज़ में आउट परफॉर्म कर रहे हैं बजाज ऑटो। लेकिन बजाज ऑटो सिंस वो अपने ऑल टाइम हाई पे था तो वैल्यूएशन अभी भी उनको हाई लग रही, तो आज 2.5-3% नीचे गिर गया है बजाज ऑटो। तो अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी नीचे गिरा है। इसका कारण यही है कि मार्केट में इवन दो आपने रिजल्ट्स अच्छा दिया है, आपका प्राइस इतना हाई है कि वो उसको उस प्राइसिंग और उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो एक बार के लिए नीचे आया है। डरने की कोई बात नहीं है। बजाज ऑटो में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टमेंट बनाए रखिए। अगर आपको ट्रेडिंग पोजीशंस लेनी है तो आप ट्रेडिंग पोजीशंस मौका देके कैंडलस्टिक देख के आराम से बना सकते हैं। तो बजाज ऑटो मेरे ख्याल से सेफ स्टॉक है, उसमें कुछ चिंता की बात नहीं है। मैं केवल आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि रिजल्ट्स का ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अच्छा आ गया तो गैप अप हो जाएगा और अगर खराब आ गया तो गैप डाउन हो जाएगा। ऐसा मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट मैंडेटरी। इट हैपन्स बेस्ड ऑन की करंट प्राइसिंग क्या चल रही है। अगर करंट प्राइसिंग आपकी बहुत लो है और आपने खराब रिजल्ट दिए हैं तो भी शायद उतना ज़्यादा रिएक्ट ना करे। और अगर आपकी करंट प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत से रिजल्ट दिए हैं पर बहुत ही ज़्यादा है प्राइसिंग, तो थोड़ा सा वो नीचे आएगा ही आपके, तो वापस से एक तरह से बैलेंसिंग करता ही है। तो वो वही हुआ है बजाज ऑटो में, बाकी पैनिक की कोई बात नहीं है। बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें और या फिर इंडेक्सेस की बात करें तो इन्होंने भी रिकवरी दिखाई है, निचली इस तरह से रिकवरी थी। यहाँ लगी पूरा ग्रीन में बंद नहीं हो पाए हैं। ओवरऑल मार्केट ब्रेथ की बात करेंगे तो ऐसा आज भी ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रीन स्टॉक्स ज़्यादा हो, ग्रीन ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे। बट रेशो जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, 1:1.5 का आसपास का रेशो था। तो मतलब 1.5 रेड्स एंड वर्सेस 1 ग्रीन्स। तो मतलब मार्केट में थोड़ी रिकवरी है। मार्केट में मुझे लगता है कि अभी जिस पोजीशन में मार्केट बैठा है उस पोजीशन में बहुत मोटी पोजीशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मार्केट ने ये साइन दिया है कि हम रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से आप देखेंगे तो 22,300 पे ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे तो 22,300 पे 22,500 पे अच्छा खासा अब रेजिस्टेंस है। तो अभी मार्केट 22,150 के आसपास घूम रहा है। तो 22,300 पे है और 22,500 पे तो मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रखी है। तो 22,500 तोड़ना तो मुश्किल है और 22,300 के आसपास से मेरे हिसाब से वापस से एक बार डाउनफॉल आना चाहिए। बट एज लॉन्ग एज मार्केट 22,000 का और मतलब 22,000 को होल्ड कर पा रहा है या 22,100 को होल्ड कर पा रहा है, आई थिंक अब वापस से डिक्लाइन का
चांस कम है कि वो वापस से बेरिश मोड में आए। जो पैनिक था वो पैनिक एक बार के लिए गया। अब वीकेंड पे अगर वापस से कोई यही सब हो जाता है कि भाई कोई मिसाइल छूट गई, कुछ हो गया, तो पैनिक आएगा। अदरवाइज जेनरिक पैनिक नहीं आना चाहिए मार्केट के अंदर। तो अब मार्केट 22,500 के लिए तैयार है। डायरेक्टली 23,000 पे नहीं जाएगा, बीच में हिचकोले खाता हुआ ही जाएगा, ये तो पक्का लग रहा है अब, लेकिन एटलीस्ट रहेगा थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम में। उसके लिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 48,000 के लेवल को देखते रहें, नोटिस करते रहें, क्योंकि 48,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। वो उसको क्रॉस कर जाएगा तो फिर आप बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक की हमने बात करी, निफ्टी बैंक ही था जो बहुत आउट परफॉर्म कर रहा था, तो HDFC बैंक की हमने स्पेसिफिकली बात की। HDFC बैंक में आप लोग पोजीशंस जरूर बनाएं। जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लेना है उनके लिए भी बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है अभी। HDFC बैंक मुझे लगता है कि अभी मतलब अगले 1 महीने के अंदर, 1 या 1.5 महीने के अंदर ही आपको 8 से 10% की तेज़ी मिल सकती है। तो अच्छा खासा, मतलब अगर आपको पोजिशनल ट्रेड बनाना है तो भी आप लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की ज़रूर सलाह लें, अपने सूझबूझ से ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें किसी भी स्टॉक के अंदर। बट हाँ, आप लोग देख सकते हैं उसको। मेटल सेक्टर आज बहुत तेज चल रहा था। मेटल सेक्टर में भी जैसे जिंदल स्टील की जो कंपनी थी, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सब 1.5 से लेकर 2.5% तक तेज़ थी। जिंदल स्टील ने तो आज मेरे ख्याल से वापस से ऑल टाइम हाई बनाया है। तो स्टील की कंपनियों में ज़रूर ध्यान रखें। ये काफ़ी दिनों से, मतलब केवल स्टील नहीं पर मेटल काफ़ी दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा है। कभी हिंडाल्को ताल्को तेज़ हो जाते हैं, कभी सेल तेज़ हो जाता है, कभी जिंदल स्टील तेज़ हो जाता है, कभी टाटा स्टील हो जाता है। तो कोई ना कोई कंपनी मेटल्स के अंदर आउट परफॉर्म कर रही है पूरे मार्केट को। किसी दिन अगर बिकवाली होती भी है, मार्केट अगर बहुत नीचे गिरता भी है, तो भी ये हिंडाल्को वगैरह आउट परफॉर्म कर जाते हैं। तो इस बेसिकली जो भी मेटल्स के स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी नज़र बना के रखिए। अभी तो मतलब उनका गोल्डन टाइम चल रहा है। और मेटल के स्टॉक्स में होता भी ऐसा ही है। मेटल के स्टॉक्स मोस्टली क्या होता है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मेटल्स की कॉस्ट बढ़ती है, इनकी डिमांड बढ़ती है बेसिकली। तो मेटल के स्टॉक इन्फ्लेशन के साथ राइज करते हैं। तो जब भी लोगों को ये लगने लगता है कि मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा या महंगाई बढ़ेगी, तो वो लोग मेटल के स्टॉक्स, मेटल्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब गोल्ड वगैरह में तो होता ही है, प्लस इसमें भी, इनमें भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए इन्फ्लेशन हो रहा है तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो इनकी सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे एंड सो ऑन ना। तो इसलिए शायद हो सकता है कि लोगों को ये लग रहा है कि अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उनको ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो सब लोग मेटल्स में बहुत पैसा डाल रहे हैं। तो आप लोग मेटल्स को नज़र में रखिए। जोमेटो स्पेसिफिकली एक और बात करेंगे हम जोमेटो की। आज वापस से बाइंग रेंज में। मुझे लास्ट टाइम जब मैंने जोमेटो के बारे में बात की थी, उसके बाद बहुत तेज़ भागा था जोमेटो मेरी बात करने के बाद। तो मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात कही थी कि जोमेटो जब वापस से बाइंग रेंज में आए तो ज़रूर बताना। या मैं आपको बता दूं कि आज वापस से मुझे वो लगा कि एक सपोर्ट पे है, 189 के आसपास है, अच्छे सपोर्ट पे है। आज की जो कैंडल स्टिक थी वो काफ़ी अच्छी थी। आप लोग वापस पोजीशंस बना सकते हैं। जोमेटो भी एक बार लेने के बाद उसको पटके रखिए। कम से कम 240-250 तक के टारगेट्स में आने चाहिए। अपनी सूझबूझ के हिसाब से लें, जब भी डिप्स में जब लें, और 250 का इंतजार करें उसमें, और 240-250 के आसपास उसको फिर निकालने की सोचें, सेल करने की सोचें उसके अंदर। तो आज की मेनली मार्केट की मेरे ख्याल से यही सब बातें हैं। मंडे के हिसाब से मतलब एक तो हम कल बात करेंगे वापस से HDFC बैंक के बारे में, जब उसका रिजल्ट आएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मंडे के हिसाब से मैं आपको ट्रिगर्स जरूर बताता हूँ मंडे को क्या क्या आप चीज़ों को, किन की चीज़ों को आपको नोटिस करना है। एक तो ग्लोबल मार्केट्स अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया जो रिएक्ट कर रहा है, हमारा जो मार्केट है वो हमारे ट्रिगर्स पर तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कंप्लीटली इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। अगर डाउ बढ़ता है तो हम भी बढ़ जाते हैं, अगर डाउ गिरता है तो हम भी गिर जाते हैं। अगर उनको डाउ में पैनिक है या FIIs किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, या FIIs किस तरह से खरीद बेच कर रहे हैं, उसके बेस पे हम लोग, तो FIIs का जो पैनिक है वो डाउ से आ रहा है या फिर वो US से आ रहा है। तो नज़र रखें, मतलब गिफ्ट निफ्टी पे, उसमें डाउ आज किस पे क्लोज होता है। अब करंटली तो पॉजिटिव चल रहा है डाउ जोन्स, नेस्डैक जो है थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। तो IT के जो शेयर्स हैं वो उसका अभी भी नेगेटिविटी शो करें, लेकिन डाउ पॉजिटिव है, प्लस गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसको क्लोजिंग के बाद जरूर ट्रैक करें एक बार, बस जस्ट एक पर्सपेक्टिव बनाने के लिए कि ठीक है क्या हाल हो सकता है मंडे को। FIIs और DIs की बात करूँ तो FIIs ने इस बार आज बहुत दिनों के बाद आज फाइनली इन्होंने थोड़ी सी जो नेट खरीदारी की है, बट वो आंकड़ा बहुत छोटा है, 129 करोड़ की खरीदारी है, तो इसको कुछ मानेंगे नहीं, एक तरह से फ्लैट रह गया, जितना खरीदा उतना ही बेचा मान के चलिए। और DIIs ने लगभग 50 करोड़ की बिकवाली की है, तो उनका भी आंकड़ा छोटा ही है नेट देखा जाए तो। लेकिन केवल अच्छी बात केवल यही है कि जो FIIs का आंकड़ा था वो काफ़ी दिनों से माइनस में आ रहा था, माइनस, और वो भी 4,000 करोड़ का, 4,500 करोड़ का, मतलब 4,000 करोड़ की नेट में बिकवाली हो रही थी। आज वैसा नहीं हुआ, आज कम से कम 125 करोड़ की नेट में खरीदारी हुई है FIIs की तरफ से। तो थोड़ा सा इसका मतलब है कि FIIs थोड़ा सा पॉजिटिव स्टांस लेके आ गए हैं मार्केट के अंदर, तो ये भी एक पॉजिटिव है। तो डाउ का पॉजिटिव होना हमारे लिए पॉजिटिव है, प्लस FIIs का वापस से मार्केट में खरीदारी शुरू कर देना वो पॉजिटिव है। HDFC के रिजल्ट्स बहुत बड़ा ट्रिगर है। मेरा मानना है कि HDFC के अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो ये 3 पॉजिटिव्स हैं। जो विप्रो के रिजल्ट्स हैं उसका भी थोड़ा बहुत रिएक्शन हो सकता है। विप्रो का मतलब बहुत हैवी वेट तो नहीं मानेंगे उसे निफ्टी में, लेकिन IT के अंदर तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा ही। तो विप्रो के रिजल्ट्स के हिसाब से आप IT के
इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं, तो वो भी एक ट्रिगर है आपके लिए जिसको नोटिस करना है। और फाइनली जो मेन ट्रिगर है वो है इजराइल और ईरान के बीच में अगले 2 दिन में जो वीकेंड है उसमें किस तरह से जो भी कंडीशन सिचुएशन है वो अनफोल्ड होती है। भाई अगर पैनिक बहुत बढ़ जाता है या फिर एक्चुअल में कोई वॉर शुरू हो जाती है तो फिर आप सारे टेक्निकल लेवल्स भूल जाइए, फिर तो आप 2-4 दिन भजन करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो फिर ये मानिए कि इसका मतलब पैनिक का सिचुएशन खत्म है। अगर अगले 2 दिन में भी कुछ नहीं होता है तो फिर लोग मंडे को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में आएंगे और फिर वहाँ से खरीदारी शुरू होने की पूरी उम्मीद है। आज के लिए इतना ही। कल वापस मिलते हैं। कल HDFC बैंक की, कल या परसों में HDFC बैंक के रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे और फिर मंडे को वापस से मार्केट रिज्यूम होने पे आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।